हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सेट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेट अज्यूम कर लेते हैं और इसके एलिमेंट्स हमने मान लिए 1 2 3 और एक और सेट हम बी मान लेते हैं। सपोज इसके एलिमेंट्स है हमारे पास 4 5 6 और एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, एक और ले लेते हैं 7। तो इस तरीके से हमने यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लिया। जब हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेट ए है, अगर मैं उसके ऊपर डैश लगा दूं तो इसको हम रीड करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है, ये निकलता तो ए से है, लेकिन क्योंकि ए के पास एलिमेंट्स है 1 2 3, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, इसको पढ़ेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 3 को छोड़कर होंगे। मतलब 1 2 3 को छोड़कर बाकी कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, तो बचे हुए एलिमेंट्स को देखने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट के पास आना पड़ेगा। तो ए के पास ये 3 एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स नहीं है, तो बाकी 4 5 6 7 वो किसके पास आएंगे, वो आएंगे ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो 4 5 6 एंड 7 ये हो गया हमारे पास ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहेंगे इसको। ऐसे बी के पास एलिमेंट्स हैं 4 5 6, तो जब मैं बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा बी डैश, ये बी सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसके पास वो एलिमेंट्स होंगे जो बी के पास नहीं है। बी के पास है 4 5 6, तो 4 5 6 को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स बच गए हैं वो अब आपके पास किसके पास आएंगे, बी डैश के पास। कौन कौन से बच गए, 1 2 3 एंड 7, ये हो गया आपके पास बी डैश। आप याद रखें, जब हम ए डैश की बात कर रहे हैं तो बी के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ए डैश का मतलब है कि ए के पास जो एलिमेंट्स हैं वो छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आएंगे ए डैश के पास। अच्छा, अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। आप एक चीज और याद रखें, जब आप एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं, जैसे कि मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ए के पास है 1 2 3 यूनियन और बी के पास है 4 5 6 7, तो इन दोनों सेट का अगर यूनियन करेंगे तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7, जो कि क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। तो किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के। ऐसे ही बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। यह चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन करें उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यह आएगा हमारे पास फाई, वो एक होगा नल सेट, क्योंकि ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसीलिए उन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा किसके इक्वल होता है, यह होता है फाई के ऊपर। तो हमने जो टॉपिक हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, वो हमने समझ लिया कि क्या होता है। आइए अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट में पहला है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है कॉम्प्लीमेंट लॉ, वैसे ऊपर बता चुका हूं। यह है कि किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा होता है यूनिवर्सल सेट, और किसी सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यह होता है नल सेट। यह अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। यह है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉस। अगला है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है हमारे पास, यह है कि अगर हम दो सेट सपोज कर लो, ए और बी हैं, अगर मैं ए और बी का यूनियन करूं और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करूं, तो ये इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों साइंस को इंटरचेंज कर दूं, मतलब यहां पर इंटरसेक्शन डाल दूं और यहां यूनियन डाल दूं, तो
ये लॉ हो जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। अब इस डी मॉर्गन्स लॉ को हम ऊपर जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं इन एग्जांपल्स के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। जरा करके देखते हैं और प्रूफ करके देखते हैं कि वाकई ये चीज ठीक है। ए और बी हमने ले रखा है ना, तो हमारे पास सबसे पहले मैं ए की प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। ए यूनियन बी का मतलब होगा ए और बी का यूनियन। तो इस एग्जांपल के तहत ए यूनियन बी हमारे पास आ गया है 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास? तो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट पे। तो इन दोनों का यूनियन कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो बचा कौन सा एलिमेंट्स? तो यूनिवर्सल सेट में देखेंगे कौन सा बच गया हमारे पास? 7 बच गया, जो कि ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो हमें ये मिल गया। अब इसको ढूंढते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल रखा है, जरा देखें। ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखो दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है? 4 5 6 यहां है, वहां 1 2 3 तो कॉमन नहीं है, सिर्फ 7 कॉमन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब ये देखो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। इसीलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारे पास सेकेंड लॉ। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे लॉ के बारे में। तीसरा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है? अगर कोई सेट है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हो फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो याद रखना इस तरह से दोनों कॉम्प्लीमेंट्स आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बचा क्या आपके पास? ए। तो ये मतलब है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का। अच्छा, चौथा है हमारे पास लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या लॉ ऑफ 5 कह सकते हैं हम इसको। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या है? यह है कि अगर आपके पास एम्प्टी सेट 5 है, 5 का मतलब होता है बिल्कुल खाली। अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो होगा यूनिवर्सल सेट के बराबर। इसी तरीके से लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट हमारे पास होगा कि अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और उसका मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो ये होगा 5। सिंपल सा इसका क्या मतलब है कि अगर मैं देखूं मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट पड़ा है 1 2 3 4 5 6 7, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूं तो अब ठीक है, जब मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो बाकी एलिमेंट मुझे कहां से ढूंढने पड़े? यूनिवर्सल सेट से ढूंढने पड़े ना। तो यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ कंप्लीट है, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एग्जिस्ट करते हैं, उससे बाहर और कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ढूंढता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 है, इनको छोड़कर बाकी कौन सा एलिमेंट बच गया? कोई नहीं बचा। जब सारे के सारे एलिमेंट्स यू में आ गए तो बचे कौन से एलिमेंट्स? एक भी नहीं बचा। इसलिए यू का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है? 5 होता है। 5 होता है, कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़कर कितना बचा? कुछ नहीं। और कुछ नहीं के लिए क्या हम डिनोट करते हैं? 5। इस तरीके से जब हम 5 बोलते हैं तो 5 का मतलब होता है कुछ नहीं। तो जब मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट के लिए बाकी बचे हुए एलिमेंट देखने पड़ेंगे, जिसके लिए आप यूनिवर्सल सेट में आओगे। तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट होता है होल यूनिवर्सल सेट। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। और इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।